नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में आज एक बड़ी घटना पेश आई है। ट्रेन दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है, 30 के करीब घायल हैं। जानकारी के अनुसार कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद कई बोगियां डिरेल हुई, पटरी से उतरी और एक बोगी दूसरी बोगी के ऊपर भी चढ़ गई। तो वहीं इस घटना को लेकर तमाम लोग अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं। और इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा शोक प्रकट किया है। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। एक बार फिर देश में बड़ी रेल दुर्घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। और आपको यह भी बता दें कि बताया जा रहा है, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आई है, आखिरकार इस घटना के पीछे कारण क्या रहे, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो मालगाड़ी थी उसने दरअसल सिग्नल को तोड़ा और इसकी वजह से ही टक्कर हुई। मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी और उसके बाद ये भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। जो भी देखे उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। आपको बता दें 8 लोगों की मौत, करीब 30 घायल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में घटना पेश आई, जहां मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद कई बोगियां पलटकर क्षतिग्रस्त हो गईं। युद्ध स्तर पर राहत बचाव का कार्य जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार इस दुखद हादसे को लेकर तमाम लोगों द्वारा शोक प्रकट किया जा रहा है। नेताओं द्वारा क्या कुछ कहा गया है इस घटना के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। ये दुखद है और जो भी घायल हैं या जो भी दिवंगत हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा राहत दी गई है। और भविष्य में ना हो इसके लिए वैसे केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, रेल विभाग ने, लेकिन फिर भी इसमें काम जारी है। ये बहुत दुखद है और उनके परिवार जो हादसे में जो लोग हताहत हुए हैं उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है। और जो भी उनके राहत के लिए उचित कदम होना चाहिए हम उसको जरूर उठाएंगे। अभी गुजरात की उड़ीसा में जो घटना हुई थी उसका दर्द देश भूल भी नहीं पाया था कि आज दार्जिलिंग में, पश्चिमी बंगाल में एक भयानक दुर्घटना हो गई। ये तो मानवीय भूल हुई। ये तो पूरा सीधे जिम्मेदार है रेल विभाग, रेल का महकमा। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं के वक्तव्य आपने सुने, जहां लगातार शोक प्रकट किया जा रहा है इस घटना को लेकर। तो साथ ही साथ सवाल भी विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए गए हैं इस रेल दुर्घटना के बाद से कि आखिरकार क्या कारण रहे, क्या अमानवीय भूल हुई जिसकी वजह से ये दुखद हादसा पेश आया है। गौरतलब है कि रेल दुर्घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त देश में मौजूद है, जिसमें एक के बाद एक बड़ी घटनाएं पेश आई हैं और जिसमें पिछले साल का जो हादसा था उसने सभी लोगों को एक बार फिर से रोंगटे खड़े करने पर मजबूर कर दिया है। इस घटना के बाद आपको बता दें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में दरअसल आज सुबह करीब 9 बजे ये पूरा वाकया पेश आया, जहां पर एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। और मरने वालों का जो आंकड़ा इस घटना में निश्चित तौर पर बढ़ सकता है, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी, कारण क्या रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह बना हुआ है। और एक के बाद एक इस तरह के जो प्रकरण सामने आ रहे हैं रेल दुर्घटनाओं के, उसके बाद से सुरक्षा को लेकर भी सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि जो रेस्क्यू का काम है वो अब भी जारी है। देश में कई रेल दुर्घटनाएं बड़ी हुई हैं और अब एक और उसमें यह वाकया जुड़ चुका है, जहां पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में यह दुर्घटना पेश आई। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है आगामी 10 तारीख को। उपचुनाव में एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के बीच टक्कर यहां भी देखने के लिए मिलेगी।
आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। संदेश लंबा देने का प्रयास विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। इस बीच कौन सी सीटों पर हो रहा है उपचुनाव, आपको बताएं। फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, करहल, कटेहरी, अयोध्या, कुंदरकी, मझावन और मीरापुर की ये सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। कांटे का मुकाबला इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान नतीजे रहे हैं, उसके बाद ये लगातार कहा जा रहा है। इसमें से 5 सीटों पर विपक्ष का कब्जा था, 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा था। ऐसे में अब होने जा रहे उपचुनाव में कौन सी पार्टी या फिर कौन सा दल हावी पड़ेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सपा के कोटे से विधानसभा की 5 सीटें खाली हुई हैं और अब ऐसे में उन 5 सीटों को दोबारा से जीतने की चुनौती न सिर्फ विपक्षी दलों के पास यानी इंडिया घटक दलों के पास होगी, तो साथ ही साथ दूसरी तरफ एनडीए के सामने भी यह चुनौती होगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिल सकती हैं। कौन सी वो सीटें होंगी, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए इस बड़ी खबर पर। टीएन मिश्रा जी, 10 सीटें हैं, उपचुनाव होने जा रहा है 10 तारीख को, सभी की नजरें टिकी हुई हैं और खास तौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। किस तरह से देखा जाए इन उपचुनावों को और उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर कभी तक साफ हो सकती है? देखिए रितेश, ये लगातार एकदम सही कर रहे हैं आप। जब लोकसभा चुनाव परिणाम आए हैं तब से जो भाजपा के लोग हतोत्साहित हुए हैं और जो इंडिया गठबंधन लोग उत्साहित हैं। अब ये 10 सीटें हैं, 10 में से 5 सीटें जो है भाजपा के पास हैं और 5 सीटें जो है ये इंडिया गठबंधन के पास हैं। अब इन 5 सीटों को जीतने के लिए अब बसपा चाहेगी, ये बसपा तो कहीं किसी सीट पे है नहीं इस बार, तो बसपा तो मुकाबले से बाहर एकदम। लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के बीच में जो है इस बार दोनों की लड़ाई तेज होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन चाहेगा वो सारी सीटें आती है और भाजपा चाहती कि जो हार हुई है तो वो इसको पूरे करे और जो उपचुनाव के सारी सीटें जीते। लेकिन इतिहास बताता, जब भाजपा पहली बार सत्ता में इधर आई थी, योगी सरकार बनी थी, जो जब उपचुनाव हुआ तो सारी चुनाव भाजपा हार गई थी। उसके बाद धीरे धीरे भाजपा की स्थिति ठीक हुई और उपचुनाव भाजपा सीटें जीतने लगी। लेकिन जो इस बार दारा सिंह चौहान का चुनाव हार जाना उपचुनाव में जब हुआ था, तो इससे फिर झटका लगा कि फिर जो है इंडिया गठबंधन से चुनाव जीता और जो दारा सिंह चुनाव हार गए। तो ये एक इतिहास बता रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति उपचुनाव में नहीं होती है। अब उपचुनाव यहाँ तक लड़ाई की बात है, तो इस लड़ाई को लेकर दोनों पक्ष जो है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, अपनी पूरी जोर आजमाइश करेंगे और अपने जिताऊ प्रत्याशियों को लगाने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए, अखिलेश यादव है तो स्वाभाविक है कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति को ही लड़ाएंगे जो उनकी सीट खाली हुई है। तो ये जो सीटें खाली हुई हैं, इन पर जो है कि कौन जिताऊ उम्मीदवार होगा, सबसे बढ़िया कौन जीत सकता है सीट पे, ये जो है देखा जाएगा। अब भाजपा भी अभी से अपनी गेंटें बिछा रही है कि कौन कौन से जिताऊ उम्मीदवार लगाएं ताकि हम जो दिक्कत ना हो। देखिए, मिल्कीपुर की सीट सबसे अहम है कि अवधेश प्रसाद की सीट खाली हुई है, वो अयोध्या के सांसद हो गए हैं, तो मिल्कीपुर को सीट हथिया करके भाजपा चाहेगी कि वो जो है ये अगर अवधेश प्रसाद की सीट हथिया लेती है तो थोड़ा अयोध्या का जो गम उसे हुआ है वो दूर हो सकता है, क्योंकि ये गम हल्का कुछ नहीं है। तो अब मिल्कीपुर सीट, ऐसे ही दूसरी सीटों जो अखिलेश यादव कब्जे में सीटें हैं, जो सपा की 5 सीटें, उन्हें हथियाने की कोशिश करेगी, भाजपा चाहेगी वो भी जीते। और यही इंडिया गठबंधन की स्थिति है। कांग्रेस के पास सत्ता कोई सीट नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी कांग्रेस चाहती है कि इंडिया गठबंधन कहे तो एक आध सीट पर भी चुनाव लड़ना चाहती है कि 10 में से 1-2 विधायक को भी बनाना चाहती है कि हमारे विधायक लड़े। तो ये अभी अखिलेश यादव संयोजक हैं, तो अखिलेश यादव देखना पड़ेगा 10 सीटों में से कांग्रेस को क्या देते हैं और कैसे जो इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी संगठन साथ मिलकर के वो चुनाव लड़ते हैं। तो ये जो सीटें हैं, और वहीं भाजपा के लिए है कि 10 सीटें कैसे जीते वो, इसके लिए अभी रणनीतिकार उसके लग गए हैं। उसके भी अंदर खाने से बातें चल रही हैं कि वो सीटें ज्यादा ज्यादा चुनाव जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ अब सारा जोर, अभी तो योगी आदित्यनाथ जब लोकसभा चुनाव था पूरे देश में प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब जो है उपचुनाव में सिर्फ उनके पास इधर प्रदेश की जिम्मेदारी होगी इस चुनाव लड़ने में, तो उस चुनाव के लिए वो लगातार पूरी आजमाइश करेंगे और सारा कोशिश करेंगे उनके प्रत्याशी जीते। अब देखना है कि क्या स्थिति होती है, ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है दोनों पक्ष जो है सीट जीतने के लिए, सीटें हथियाने के लिए सारी जोर आजमाइश करेंगे और जिताऊ उम्मीदवार फील्ड में उतारे जाएंगे। जी रितेश।
बिल्कुल टीएन मिश्रा जी, और देखना ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी की रणनीति में क्या बदलाव नजर आता है चुनावी नतीजों के बाद। चूंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि एनडीए खेमे में एक तरह से निराशा का माहौल भी नजर आ रहा है, कार्यकर्ताओं में थोड़ी उत्सुकता कम भी है, दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं में उत्सुकता बढ़ गई है। ऐसे में टीएन मिश्रा जी, क्या तरीका होगा, क्या रणनीति होगी जो बीजेपी इस बार बदल सकती है इन नतीजों से, संदेश जो मिला है जिस तरह का उसके बाद? अब देखिए, सबसे बड़ा विपक्ष इंडिया गठबंधन उठा रहा था कि जो है ये भर्तियां नहीं हुई, 80 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। तो योगी आदित्यनाथ सबसे पहला काम ये किया कि पहली कैबिनेट बैठक उन्होंने कहा कि जिन विभागों में जगह खाली हैं वो भरी जाएं और उसके लिए बाकायदा जो जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाए। जो चयन आयोग नहीं, जहां विभागों में चयन आयोग जो है वो जारी हो और चयन आयोग बनाए जाए, तो भर्ती जल्दी से जल्दी की जाए, इसको लेकर उन्होंने किया। दूसरा, एक जो विपक्ष ने कहा कि जो संविधान बदला जा रहा है, अगर ज्यादा सीटें मिल जाएं तो ये मुद्दा तो खैर खत्म हो गया, लेकिन जो है इसको भी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। जहां तक अब महंगाई की बात है तो उसमें महंगाई तो सत्ता पक्ष की बात है, भाई स्वाभाविक है, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो सभी चुनौतियां बहुत है, देखिए एनडीए के सामने बहुत चुनौतियां हैं और सभी टिकट बांटने में सबसे बड़ी चुनौती सामने आएगी कि जो चुनौती है उसको स्वीकार करना पड़ेगा और एनडीए के लोग लगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ अभी उनको भरपाई करनी है। ये जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए काफी प्रयास करने और जनता में बहुत विश्वास हासिल करना पड़ेगा, तभी नुकसान पड़े। और विपक्ष जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है वो उत्साहित है और वो चाहता भी है कि हाँ जो है, क्योंकि इतनी चुनाव इतनी जल्दी हो रहे हैं तो भाजपा इतनी भरपाई नहीं कर पाएगी जितना इंडिया गठबंधन के लोग उत्साहित हैं और वो लगे हुए हैं। जी टीएन मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल, और जिस तरह से लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट एक दूसरे में गया है और यही कारण है कि उसको सफलता प्रदेश में मिली है, क्या इन उपचुनावों में वैसा हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं साथ जिस तरह से लड़ रहे हैं तमाम लोग? कांग्रेस अभी 2 सीटों की उम्मीद लगाए हुए है। जो कांग्रेस नेताओं के अंदर से मेरी बात हुई है तो उनका सीधे कहना 2 सीट कम से कम 10 में से मिल जाएं तो वो 2 प्रत्याशी चुनाव लगाएंगे और 2 सीटों पर अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे और चाहते हैं बेहतर से बेहतर जो है परिणाम लाएं, क्योंकि दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो बसपा का वोट है वो भी इन्हीं लोगों को कन्वर्ट हो गया कि कहीं न कहीं जो है, देखिए हुआ क्या कि जब ये हुआ कि संविधान बदल जाएगा तो वोट को लगा सबसे ज्यादा एससी वोटर जो था, जो उसको लगा कि हमारे साथ अन्याय न हो जाए, जो बाबा साहब ने हमको अधिकार दे रखे चले न जाए, तो उसने भी वो जा करके बसपा को वोट देने बजाय उसने वोट जो इधर जो है इंडिया गठबंधन को दिया है। तो ये लोग इसको भी अभी भुनाएंगे क्योंकि इनके मुद्दे यही हैं और इस मुद्दे को ले आएंगे कि जिन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस जहां तक है 2 सीटों की जो है अभी बात कर रही है। जी रितेश, बिल्कुल सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं, जिस तरह के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, क्या उनका असर, उनका प्रभाव बाई इलेक्शंस में ही पड़ेगा, इस सब पर सब इस चीज को देखना चाहते हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। उधर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव तो होना ही है, मैं एमपी रहा हूं और एमपी रहते हुए मैंने आवाम की आवाज उठाई, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पार्टी मुझे पार्लियामेंट में कहीं एडजस्ट करे, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जो भी आदेश होंगे वो उसको मानेंगे। ये उपचुनाव तो होना है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं एमपी रहा हूँ और उस प्लेटफार्म से मैंने यहाँ के लोगों की बहुत आवाज़ उठाई है। तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मेरी पार्टी मुझे पार्लियामेंट में कहीं एडजस्ट करे, लेकिन अखिलेश यादव जी के जो भी आदेश होंगे वो सर्वमान्य होंगे। अगर वो आदेश देंगे तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। जी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे रामपुर लड़ने के लिए कहा था और उन्होंने खुद इस बात को माइक से भी कहा है, लेकिन मैंने किसी लिहाज में रामपुर नहीं लड़ा, आजम खान साहब के लिहाज में। वो मेरी गलती थी, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बात कहते हैं करते हैं वो सोच समझ के कहते हैं। अगर वो मुझसे कोई बात कहेंगे तो अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे उनके आदेशों की अवहेलना हो। आज देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही देश भर की मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं नोएडा की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आई। गोरखपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, कानपुर, आगरा
और अलीगढ़ समेत तमाम शहरों से इस तरह की तस्वीरें सामने सुबह से आ रही हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर ईदगाह या मस्जिदों में विशेष नमाज अता की जाती है। इस मौके पर इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी देते हैं, तो वहीं बकरीद के मौके पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ईद उल अजहा के त्योहार पर सभी को दिली मुबारकबाद। आज पूरे देश में ईद उल अजहा शांति और अमन के साथ त्योहार मनाया गया है। यहाँ लखनऊ में भी ईदगाह में लाखों लोग आए थे। वहाँ पर नमाज के बाद देश की तरक्की के लिए, लोगों के स्वस्थ रहने के लिए और भाईचारा मजबूत करने के लिए दुआएं करी गई हैं और हम सब लोग मिल करके ये त्योहार मनाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो है ये पर्व है और ये कुर्बानी का पर्व है और लखनऊ शहर में ये पर्व बहुत प्रेम मोहब्बत से आज मनाया गया है। सभी लोगों को हम लोगों ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। जनपद अयोध्या में आज बकरीद की नमाज के लिए सभी जगहों पे जहाँ पे नमाज होती है वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। सभी थानों पे पूर्व में ही पीस कमेटी की बैठक करके जो भी संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जिन जिन बिंदुओं पे प्रशासन के द्वारा एक्शन रिक्वायर्ड था उसके बारे में उनके द्वारा अवगत करवाया गया था। हमने उनका जो भी नियम है उससे अवगत करवा दिया गया था, जिसके क्रम में पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन में बांट करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटीज लगाई गई थी और नमाज सकुशल संपन्न हुई। केवल के दृष्टिगत जहाँ जहाँ पे हमारे जनपद में भंडारे होते हैं, विशेष करके इस क्षेत्र में हमारे कोतवाली नगर के क्षेत्र में बात करें तो 22 जगहों पे भंडारे होते हैं। उन सब जगहों पे जो भी लोग हैं जो आकर के वहाँ पे भंडारा लगा रहे हैं, भंडारा के बाद जो हमारा डिस्पोजल है, जो पत्तल है, उनको उठाने की व्यवस्था एवं वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की दृष्टिगत सभी स्टेक होल्डर से बैठक करके ऑलरेडी सब बिंदुओं पर वार्ता होने की तैयारी है। आज नमाज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है और हम लोगों ने नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की है और पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट हमारे सभी क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जा रहा है। अपील है कि हमारे यहाँ जनपद अयोध्या में एक गंगा जमुनी संस्कृति रही है और हमेशा त्योहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाता रहा है और इस बार भी ऐसा ही होगा और सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से। रेंज के सभी जनपदों में बकरीद की नमाज सकुशल चल रही है। अधिकांश जगह पे संपन्न हो गई है, कुछ जगह पे बची हुई है, वो भी चल रही है। सभी जगह पर लोगों ने गंगा जमुनी तहजीब से बहुत सांप्रदायिक सद्भाव से इस पूरे पर्व को मनाया है, क्योंकि इसमें आगे कुर्बानियां दी जाती है। उसके लिए जो स्थापित नियम है कि कोई गैर परंपरागत स्थान ना हो और जो नियम संगत हो, उसको लेकर के सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी संभाग लोगों से, मौजूद लोगों से वार्ताएं हुई हैं और इस कार्रवाई को करेंगे। कल जो अंतिम मंगल है ज्येष्ठ मास का, उसके लिए भी समस्त तैयारियां की गई है और हम लोग सभी व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। रेंज में सभी जनपदों के मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मी हमारे लगातार भ्रमणशील हैं और जो हमारे विशेष पुलिस अधिकारी हैं, जो हमारे संभाग लोग हैं, वो लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और हम लोग आश्वस्त है कि आज पूरे दिन सभी कार्रवाई संपन्न होगी। भीषण गर्मी को लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरीज है उसको भी बताया जा रहा है ताकि लोगों की जीवन की रक्षा भी रहे, उनकी सुरक्षा भी रहे और अपने अकीदत के साथ इस पर्व को मना सकें। तो मैं आपको बता दें, उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के भी 8 शहरों में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है और आज 28 शहरों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 28 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया है। 41 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट। 18 जून से भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार हैं। अच्छी खबर आपको बता दें, कल से भीषण गर्मी और लू से मिल सकती है राहत। तो वहीं नई दिल्ली से अयोध्या के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में इस भीषण गर्मी के बीच भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। श्रद्धालु भारी संख्या में अयोध्या के यात्रा कर रहे हैं। इस ट्रेन में सुविधाओं को लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने यात्रियों से बातचीत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
वंदे भारत ट्रेन है, अयोध्या के लिए शुरू की गई थी और इसमें लगातार जो लोगों का कहना है कि भीड़ काफी हो रही है। कुछ श्रद्धालु हैं जो अयोध्या जा रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा इस ट्रेन का क्या वो है और कैसे अयोध्या जब उनको क्या महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया ट्रेन है जी, टाइम से चल रही है और सारी फैसिलिटी मिल रही है हमें हर तरह की जी, बहुत टाइम से चल रही है। तो दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं आप? हम होटल में ठहरेंगे वहाँ। नहीं, आए कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। कैसा परिवार साथ है? हाँ जी, ग्रुप है हमारा पूरा। तो कैसा लग रहा है अयोध्या जा रहे हैं जो? बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक तो, आगे जाके गर्मी देखते हैं कितनी है, कितना अच्छा दर्शन होता है अयोध्या। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हाँ। आप बताइए। अच्छा पहली बार अयोध्या जा रही हैं? अच्छा, सर पहली बार अयोध्या जा रहे हैं आप? पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। ट्रेन ऐसी है? बहुत बढ़िया, एक नंबर की। तो देखिए लगातार जो है लोगों पैसेंजर का मानना है कि अयोध्या की भीड़ काफी हो रही है और जो है लोग जा रहे हैं और पैसेंजर उत्साहित भी है। सबसे ज्यादा भीड़ है IRCTC के लोग लगातार। मैडम आ रही हैं से? कैसा लग रहा है? से आई हूँ, बहुत अच्छा ट्रेन है, मैं तो फर्स्ट टाइम बैठी हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड माई चाइल्ड ऑल्सो एक्साइटेड। बच्चा भी आया हुआ है मेरा, बहुत ही खुश हो, तो फर्स्ट टाइम ही ट्रेन में बैठा है। नहीं, अयोध्या कैसे पर्यटन पहली बार जा रही है? इसके पहले अयोध्या फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, रामलला की भूमि में पहली बार बुलाया आज हमें, तो हम जा रहे हैं। थैंक यू। तो देखिए लोग हैं कि रामलला के दर्शन करने के लिए, जैसे लोग कहते हैं अभी भीड़ कम हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वंदे भारत से जाने वालों खासी संख्या है और पूरी ट्रेन फुल चल रही है। कैमरा पर्सन आशीष साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और रुख करते हैं तमाम खबरों का ताबड़तोड़ अंदाज में। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी 2 घरों में आग, घटना में दोनों गृहस्थी का सामान जला। फायर। गाजीपुर में जमीन मामले में 2 पक्षों में विवाद, महिलाओं के साथ जमकर हुई मारपीट। लखनऊ में लोहे के कारखाने में लगी आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। जालौन में DCM और ट्रक की टक्कर, हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। लखनऊ में DGP आवास के बाहर दबंगों का तांडव, युवती समेत युवकों को जमकर पीटा। आगरा में व्यापारी की कार से उड़ाए 1 करोड़ की कीमत के हीरे जेवरात, 2 युवकों पर बैग पार करने का आरोप, पुलिस ने खंगाले दर्जनों कैमरे। गोंडा में झोला छाप के इलाज से बच्चे की मौत, नाराज परिजनों का थाने पर प्रदर्शन। बागपत में बीजेपी जिला अध्यक्ष तालिब पर जानलेवा हमला, हमलावर कैमरे में कैद। अमेठी में सकुशल संपन्न हुई ईद उल अजहा की नमाज, कड़ी सुरक्षा के बीच अता की गई बकरीद की नमाज। इटावा में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला, मौके पर ही मौत। बाराबंकी में एक्सप्रेस ट्रेन से शारदा नहर में गिरा यात्री, गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी है पुलिस। लखीमपुर में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई बस, हादसे में आधा दर्जन यात्री चोटिल। चंदौली में घर के दरवाजे के बाहर मिला नाबालिग का शव, परिजन शादी समारोह में हुए थे शामिल। अमेठी में श्रमजीवी एक्सप्रेस में 3 यात्रियों की मौत, रेलवे पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी।